So hi everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. So guys, in the previous session we have discussed the features of 73rd Constitutional Amendment Act, or you can say we have discussed the features of Panchayati Raj. In this session we will talk about the features of municipalities, the municipal corporations कह लो, नगर पंचायत कह लो, जो भी कहना है कह लो. Basically we will talk about the urban local body. पिछली क्लास में हमने रूरल लोकल बॉडी के बारे में समझा, आज हम समझेंगे अर्बन लोकल बॉडी के बारे में. एंड गाइज बिफोर वॉचिंग दिस सेशन, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है पंचायत वाला, सो प्लीज गो एंड वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस, बिकॉज कई सारे जो चीजें हैं वो इंटरकनेक्टेड है, तो मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइज एंड लेट्स टॉक अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज. सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैसे रूरल लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनाइज करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप था वो लिया गया था बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था. सिमिलरली फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाज पास्ड बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट. पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी. इससे पहले राजीव गांधी लेके आए थे बिल, ठीक है, जो कि वो बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. उसके बाद वीपी सिंह लेके आए, वो बिल भी पास नहीं हो पाया क्योंकि सरकार गिर गई. एंड आफ्टर दैट पीवी नरसिम्हा राव came out with a constitutional amendment bill regarding the urban local bodies, and that was passed and became the 74th Constitutional Amendment Act. And this act constitutionalizes the urban local government. इस एक्ट ने क्या किया, जो हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहना दिया. This amendment act added a new part 9(8) to the Constitution of India, article number 243p to 243zg. Okay, 243p to 243zg, and of course a new 12th schedule was added to the Constitution of India. And remember, this 12th schedule consists of 18 functional items. ठीक है, ये नंबर ऑफ आइटम्स याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं. जो हमारा 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में देर आर 29 फंक्शनल आइटम, वाइल इन दी 12th शेड्यूल देर आर 18 फंक्शनल आइटम्स. ऑलराइट, नाउ बिफोर मूविंग अहेड टू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फीचर्स, लेट्स टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज. इन दिस टॉपिक गाइज वी विल डिस्कस कि कौन कौन सी कमिटी सेटअप हुए थे, कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए थे विद रिस्पेक्ट टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. ऑलराइट, so in the year 1968, way back in the year 1688, the first municipal corporation was set up at Madras. So you can see how old the urban local government in India is. हमारे देश में जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है या जो पंचायत है, इनफैक्ट वो तो पंचायत तो एशियन टाइम से चली आ रही है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 40 हमें ये नहीं कहता कि पंचायत बनाओ, आर्टिकल 40 हमें ये कहता है कि पंचायत को एम्पावर करो. ठीक है, सिमिलरली इस जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इससे अर्बन लोकल गवर्नमेंट नहीं गई थी, उनको एम्पावर किया गया था, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था. ओके, सो इन द ईयर 1688 फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट एट मद्रास. आफ्टर दैट इन 1726 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वर सेट अप इन 2 अदर प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट इज बॉम्बे एंड कैलकाटा. 1870 में लॉर्ड मेयो ने रेजोल्यूशन पास किया ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन. ही वांटेड टू डिसेंट्रलाइज द फाइनेंसेस सो दैट द फाइनेंसेस कैन बी इजीली रीच्ड टू द मासेस. 1882 लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑन लोकल गवर्नमेंट, एंड इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं. आई होप आप सबको ये बात पता होगी, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एंड दैट्स व्हाई लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको बोला जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट इन द ईयर 1907 अ रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ हॉब हाउस वाज कंस्टिट्यूटेड. 1924 कैंटोनमेंट एक्ट वाज पास्ड व्हिच वाज रिप्लेस्ड बाय कैंटोनमेंट एक्ट, जो कि बाद में देश में हमारे पास किया गया था. एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो आप ये देख सकते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो नींव था, कह सकते हैं द बेस ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इट वाज ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स. ठीक है, नाउ देयर आर सम कमिटीज फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. सो ये एक लिस्ट मैंने दे रखी है, ये कमेटी का नाम है, ये उनके चेयरपर्सन है, तो प्लीज ये आप पीडीएफ में से पढ़ लेना. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन इट.
इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कमेटी का नाम याद रखना है और उसके चेयरपर्सन याद रखने हैं. वी डू नॉट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी. ठीक है, उसके डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द एक्ट गाइस. So as in the 73rd Constitutional Amendment Act, Panchayati Raj was of 3 tier. Similarly, Urban Local Government Act, जो हमारा 74th Constitutional Amendment Act है, it provided for 3 tier system of municipality in the country. Nagar Panchayat, Municipal Council and Municipal Corporation. Municipal Corporation is for larger areas, larger cities like Delhi, Mumbai, Bangalore. Municipal Council is for smaller areas, while Nagar Panchayat is for the transitional areas. ठीक है, it is for the transitional areas which is neither smaller nor larger. ठीक है, now which area is transitional, which area is larger, which area is smaller, it is to be specified by the governor of that state. ठीक है, ये कौन स्पेसिफाई करेंगे? गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा एरिया ट्रांजिशनल है जहां पे नगर पंचायत बनेगी, कौन सा एरिया स्मॉलर है जहां पे काउंसिल बनेगी, और कौन सा एरिया लार्जर है जहां पे कॉर्पोरेशन बनेगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस. तो रिमेंबर द मेंबर्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडी आर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स. ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. आप सबने देखा होगा अपने घर के आसपास जो काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं. सो दीज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड. एंड रिमेंबर, similar to the panchayats, the elections are conducted by the State Election Commission, which means the Election Commission of India has no role in the election of municipal bodies. Municipal bodies में Election Commission of India का कोई रोल नहीं होता. The superintendence, direction and control of the election to the municipal bodies is in the hands of the State Election Commission. That is to be constituted under the provisions of this act by the respective states. Alright. The duration of a municipal body, guys, is 5 years, but it can be dissolved before completion of 5 years. 5 साल के से पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है. अब अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, अगर और डिसॉल्व हो गया है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन दोबारा कराने हैं. ठीक है, 6 महीने के अंदर द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड आफ्टर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6 months सिंस द डिसोल्यूशन ऑफ दिस हाउस. ठीक है, ये जो भी म्यूनिसिपैलिटी होगी, म्यूनिसिपल बॉडी होगा, उसके डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा लेने. ठीक है, लेकिन अगर डिसॉल्व होने के बाद 6 महीने से कम बचे हैं देन तो क्या होगा? इन दैट केस इलेक्शंस विल नॉट बी कंडक्टेड फॉर रिकंस्टिट्यूशन. इन दैट केस इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड फॉर द न्यू म्युनिसिपैलिटी बॉडी. अब ये डाउट पिछले सेशन में पंचायत में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर मान लीजिए पंचायत डिसॉल्व हो जाती है और 6 महीने से कम टाइम बचा है. ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्या क्वेश्चन था उनका. क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि अगर पंचायत या फिर अगेन कोई म्युनिसिपल बॉडी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर डिसॉल्व होने के बाद 6 महीने से कम बचे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि 1 जनवरी 2022 को किसी म्युनिसिपल बॉडी या पंचायत का टेन्योर खत्म होना था, पर वो डिसॉल्व हो गई नवंबर 2021 में, यानी कि सिर्फ 2 महीने, 1 महीना 1.5 महीना बचा था. ठीक है, तो इन दैट केस जो रिकंस्टिट्यूशन के लिए इलेक्शन नहीं होगा. तो उनका सवाल ये था, तो इस बीच जो है वो कौन गवर्न करेगा? तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कौन गवर्न करेगा. अब होगा ये कि डायरेक्टली जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो नए पंचायत के लिए या नए म्युनिसिपल बॉडीज के लिए इलेक्शन डेट अनाउंस कर देगा जितनी जल्द हो सकेगा. ना रह गई बात गवर्न करने की, तो ये ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्टेट के हाथ में कंट्रोल आ जाता है, वो सारी छोटी मोटी चीजें निपटा देता है. एंड वैसे भी अगर हम देखें तो पंचायत और म्युनिसिपल बॉडीज जो है उसके जो काम है वो ज्यादातर जो है वो डिवोल्यूशन के फॉर्म में चलते हैं. स्टेट उनको देता है, फिर वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है कि स्टेट ही वो सारा काम संभाल लेती है, और जो उनके लोकल बॉडीज होते हैं जैसे बीडीओ हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, ये सारे लोग छोटे मोटे काम संभाल लेते हैं उस टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, सो आई होप द डाउट ऑफ दैट स्टूडेंट इज क्लियर एंड देयर इज नो कंफ्यूजन. एंड रिमेंबर अगेन वंस, यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है कि अगर लेट्स से कि 3 साल कोई किसी म्युनिसिपल बॉडीज का जो टेन्योर है वो 5 साल का है. ठीक है, पर वो 3 साल में डिसॉल्व हो गई. ठीक है, 3 साल में क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई. सो द रिकंस्टिट्यूटेड म्युनिसिपल बॉडीज विल रिमेन इन द ऑफिस फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 2 years एंड आफ्टर 2 years द फ्रेश इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड फॉर द न्यू म्युनिसिपल बॉडी. ठीक है, आई होप दिस डाउट इज क्लियर. 5 साल का टेन्योर होता है, 3 साल में मान लो डिसॉल्व हो गई, तो जो नई म्युनिसिपल बॉडी आएगी वो 2 साल के लिए आएगी, 5 साल के लिए नहीं आएगी. ठीक है,
So please keep this thing in your mind. Now remember, there is a provision of ward committees. So ward committees, guys, are constituted which consist of one or more wards having population 3 lakh or more. ठीक है, वार्ड कमिटीज बनाई जाती हैं. बेसिकली क्या है, छोटे छोटे वार्ड्स की ये एक कमिटी है. ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वार्ड्स हैविंग पॉपुलेशन 3 लाख और मोर. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन. सो रिजर्वेशन इज सिमिलर as we have discussed in the panchayat bodies. So women are provided with 1/3 reservation of total membership. SCs and STs are provided reservation based on the proportion of their population. State may provide reservation to SCs, ST women in the office of chairperson in the municipalities, जैसा कि हमने पढ़ा था. But in the case of panchayat, it is fixed. The office of chairperson in the panchayats for women, it is reserved 1/3. महिलाओं के लिए 1/3 ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन भी reserved है. But in the case of municipalities, it is on the will of the state that it wants to provide reservation to women, SC, STs in the offices of chairpersons or not. ठीक है. And also states are free to provide reservation to backward classes also, depending on the population of the backward classes in that particular municipality or panchayat. ठीक है. Now there is a provision of disqualification also. That's very easy. Under a member shall be disqualified under any law in force for the purpose of election of municipalities and under any law made by the state legislature. कोई लॉ है ऐसा जो कि पर्पस ऑफ इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के लिए बनाया गया है, उसके किसी प्रोविजन का अगर ब्रीच होता है, सो इन दैट केस द मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड. या फिर अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसका ब्रीच किया जाता है, देन दैट मेंबर शैल बी डिस्क्वालिफाइड. एंड अगेन रिमेंबर, हियर आल्सो एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे भी नहीं लगता, सिमिलर टू द पंचायत. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. नाउ रिमेंबर, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन in each state for superintendence, direction and control of the elections of municipalities, which means it is not the duty of Election Commission of India to conduct the elections of municipalities. It is the duty of State Election Commission, which is to be constituted under the provisions of 74th Constitutional Amendment Act. Now remember, municipalities have the responsibility to prepare plans for economic development and social justice in respects of subjects as developed by law provided in the 74th Constitutional Amendment Act. A finance commission is established, a state finance commission is established which provides the principles on the basis of which the finances are provided to the municipalities from the state. ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है कि किस हिसाब से जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको पैसा दिया जाएगा बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट. Moving ahead, remember the provisions of this act are applicable to union territories, but in that case, president may make certain exceptions and modifications. जो president साहब हैं वो कुछ exceptions या फिर कुछ modifications कर सकते हैं. And similar to the panchayat, the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court of law. अगर क्वेश्चन कुछ करना भी है, सो यू कैन गो थ्रू ओनली थ्रू द इलेक्शन पिटीशन. इलेक्शन पिटीशन के थ्रू जा सकते हो. ऐसे कोई अलग से कोई दूसरा आप जो वो होती है हमारी PIL नहीं फाइल कर सकते. ठीक है. सो आई होप गाइज द प्रोविजंस आर क्लियर. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 74th Constitutional Amendment Act. So remember, the act provides that a district planning committee shall be constituted. Now, what is the purpose of constitution of this district planning committee? This committee shall consolidate the plans prepared by the panchayats and municipalities. जो पंचायत और municipalities प्लान बनाएंगे उनको consolidate करने का काम किसका है? district planning committee का. The act provided, this is very important, do remember this can be asked in your exam. The act provided that 3/4 of the members of a district planning committee should be elected by and amongst the elected members of panchayats and municipalities in the district. So अब एक district में पंचायत भी हो सकती है, municipalities भी हो सकती हैं, because in a district there may be certain areas which are of rural nature and there may be certain areas which are of urban nature. So rural areas will have panchayats in that case, urban areas will have municipalities. So all the elected members of panchayats and municipalities will elect the 3/4 members of the district planning committee. And what is the objective of district planning committee? It consolidate the plans prepared by panchayats and municipalities
to properly and effectively implement that in the district level. Now there is a provision of Metropolitan Planning Committee also. It shall be formed in a metropolitan area to prepare a draft development plan. And again, very important provision provided in the act, that the 2/3 of the members of a Metropolitan Planning Committee should be elected by and amongst the elected members of panchayats and municipalities. Alright. Now please guys do remember these provisions. ठीक है, these are very important. This can be asked in your exam, और कोई recently इन दोनों provisions में से कोई question यूपीएससी में नहीं पूछा गया है, so it is expected कि ये एग्जाम में पूछा जाए. Now guys let's talk about the types of the urban bodies. कौन कौन सी तरीके की urban local bodies हैं हमारे देश में, उनकी हम बात करते हैं. First of all, there is a municipal corporation. So if you are living in a big city like Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, then you must be aware that in your area there is a municipal corporation. So municipal corporations are created for administration of big cities. Alright. These are established by acts of concerned state legislature or by the act of parliament in case of union territories. Union territories के केस में act of parliament होता है, while if there is a case of a state, in that case state legislature के act से वो बनाया जाता है. Remember, there may be one common act for all the municipal corporation in the state और a separate act for each municipal corporation. सारी municipal corporation के लिए एक act हो सकता है, या फिर हर एक municipal corporation के लिए depending on the geography, depending on the population, अलग अलग acts हो सकते हैं. Now remember, municipal corporation has 3 arms. One is council, one is standing committees, and one is municipal commissioner. Council is the legislative organ of municipal corporation. It is the legislative organ. It consists of the councillors. It consists of the councillors elected by the people. I hope आप सबने councillors के चुनाव में वोट जरूर दिया होगा. It consists of councillors elected by the people. Alright. And standing committees. What is the objective of these standing committees? So guys, standing committee basically facilitates the working of council. It facilitates the working of council. ठीक है, क्योंकि council जो है उसके लिए एरिया बहुत बड़ा होता है, तो छोटी छोटी स्टैंडिंग कमिटीज बना दी जाती हैं, सो दैट द वर्क कैन बी फैसिलिटेटेड इजीली. एंड देन वी हैव अ म्युनिसिपल कमिश्नर. म्युनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड ही इज जनरली ऑफ द हाईएस्ट कैडर. ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. एंड म्युनिसिपल कमिश्नर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस. इट हैज द responsibility of implementing the decisions taken by the council and the standing committees. All right, so I hope this is clear. Now let's move ahead to the municipalities. Now remember, if the city is not too much big, okay, then for that city there is a provision of municipality. So it is established for towns and smaller cities. These are also set up by acts of concerned state legislature or by acts of parliament in the case of union territories. Same provision. Municipality guys also has 3 organs. One is council. Again, it is the legislative organ, legislative body, and it consists of councillors elected by the people. Standing committees, same. It has the responsibility of facilitating the work of the council. And chief executive officer, remember chief executive officer, और इसमें पिछले वाले में एक बात याद रखना, council is headed by mayor. Council is headed by mayor. While here in the case of municipality, council का जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर चेयरपर्सन बोलते हैं. प्रेसिडेंट बोलते हैं या फिर चेयरमैन बोलते हैं. ऑलराइट, बस नाम अलग है, बाकी फंक्शन सेम है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे वहां पे म्युनिसिपल कमिश्नर होता है इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, हेयर म्युनिसिपैलिटी के केस में कौन होता है? सीईओ. अगेन सीईओ हैज द ड्यूटी ऑफ implementing the decisions taken by the council and the standing committees. And again, it is the chief executive officer. He is appointed by the state government only. इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करते हैं. ऑलराइट. Now there is another type of urban local body, that is notified area committee. So it is these notified area committees are formed for 2 types of areas. Number 1, any town which is rapidly developing due to industrialization. कोई ऐसा टाउन है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है. फॉर दैट नोटिफाइड एरिया कमिटी इज फॉर्म्ड by the state government. And the town which is considered important by the state but it doesn't fulfill the criteria of formation of municipalities, क्योंकि municipalities के लिए कुछ criteria होगा, certain number of population, ठीक है. अगर वो नहीं हो पा रहा है पूरा, but it is considered as important by the state government, then for that notified area committee is formed.
All the members including chairperson are nominated by the state government, which means there is no elections. Very very important, do remember this. There is no elections to the office of the members or the chairperson of the notified area committee. And functions and powers, guys, are almost equivalent to the municipalities. The civic administration, basically that is the function. टाउन एरिया कमेटी की बात कर लेते हैं. इट इज सेटअप फॉर अ स्मॉल टाउन. अब बहुत छोटा टाउन है तो उसके लिए टाउन एरिया कमेटी बनती है. एंड अगेन इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक फंक्शंस बट लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक फंक्शंस. ठीक है, इनके जो सिविक फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेड नंबर के होते हैं. लाइक रोड हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, सैनिटेशन वर्क हो गया, पानी की सप्लाई हो गई, ये सारी चीजें. These are created by a separate act of a state legislature, which means these do not come under the Municipal Corporation Act or the Municipality Act. And the members may be elected or nominated by the state government, or partly elected and partly nominated. This is not of, this is or. जो members हैं या तो elected भी हो सकते हैं, nominated भी हो सकते हैं, या फिर partly elected और partly nominated हो सकते हैं. That depends on the act which is passed for the particular town area committee. Moving ahead to the Cantonment Board, very very important, set up under Cantonment Act of 2006, which replaced the Cantonment Act of 1924, I guess. देख लेते हैं 24 ही था कि नहीं, थोड़ा डेट में प्रॉब्लम है मेरे साथ. Yes, ना Cantonment Act 1924 को इसने रिप्लेस किया था. Alright. So remember the Cantonment Board का काम क्या होता है? So remember, it has the responsibility of administration of those areas which are in the of the cantonment areas, and this has the responsibility of administration of the civilians. ठीक है, जो cantonment area में civilian रहते हैं उनका municipal administration की responsibility होती है cantonment board की. Remember, very very important, it is created and administered by central government or Ministry of Defence, which means it does not come under the स्टेट गवर्नमेंट्स. ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं. इट इज डायरेक्टली क्रिएटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ऑलराइट, मेंबर्स आर पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. Nominated members are the ex officio members only. Duration for elected members, the duration is 5 years as the other municipal bodies, while for nominated members, which are the ex officio members, they hold the office till they have their job in that particular station. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई कमांडर है किसी कैंटोनमेंट बोर्ड का, तो कमांडर जनरली चेयरपर्सन होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के, तो वो कमांडर जब तक वहां पे रहेंगे तब तक उसके चेयरपर्सन रहेंगे. ठीक है, कमांडर ऑफ द स्टेशन इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, एज आई टोल्ड यू, एंड जब तक वो स्टेशन में रहेंगे ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द और द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड. Vice President is elected by and amongst the elected members for a duration of 5 years. For a duration of 5 years, 5 साल के लिए उनको चुना जाता है by and amongst the elected members. And very very important, this will be asked definitely in your exam, और अगर आ गया तो confusion हो जाएगी पक्का. CEO of the board is appointed by the President of India. ठीक है, यहाँ पे President of India आ गया सीधे सीधा. So CEO जो होते हैं बोर्ड के, that is to be appointed by the President of India, and he has the responsibility of implementing the decisions of the board. ठीक है, so I hope the cantonment board is clear. Now let's talk about the township. ये बहुत सिंपल सा है. See, let's say there is a public enterprise, मान लो NTPC है. ठीक है, NTPC की कोई हाउसिंग कॉलोनी है. इस हाउसिंग कॉलोनी में उसके जो स्टाफ है वो लोग रहते हैं. सो फॉर दीज स्टाफ, और जो उनके मेंबर्स हैं, स्टाफ है, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ऑफ कोर्स जो सिविक एमेनिटीज उनको प्रोवाइड करानी है, फॉर दैट दे क्रिएट अ टाउनशिप. ठीक है, एंड फॉर दैट अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द एंटरप्राइज हु टेक्स केयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच कॉलोनीज. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. टाउनशिप क्या है? एक जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो अपने हाउसिंग कॉलोनीज के लिए बनाती है ताकि वहां पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का रखरखाव हो सके. नाउ पोर्ट ट्रस्ट की बात कर लेते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन पोर्ट एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा. इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट. ठीक है, छोटी छोटी बातों पे फोकस करा करो, यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती हैं. देखो हम क्या होता है कि पढ़ते वक्त क्या करते हैं कि हाँ रीड कर लिया क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पर उस पर दबाव डालो, उस पर फोकस डालो, क्योंकि बाकी आपने देखा कि क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो इसमें कुछ अलग आया ना, तो जो भी चीज अलग आती है थोड़ी सी उस पर फोकस किया करो, और यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है. ठीक है,
So created by an act of parliament to manage, protect and provide civic amenities to the ports, and members are directly elected and nominated. Elected भी होते हैं, nominated भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है. And last, special purpose agency. These are set up for specific function as the name suggests. Special purpose agency है, these must be set up for the special purpose only, like water supply. जैसा आपने सुना होगा दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है. इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड है. तो दिल्ली जल बोर्ड क्या है, एक अर्बन लोकल बॉडी का ही पार्ट है, एंड दिस इज अ स्पेशल पर्पज एजेंसी सेटअप ओनली फॉर द वाटर सप्लाई, ठीक है. हाउसिंग होता है, जैसे दिल्ली में जैसे हडको है हरियाणा का, तो दिस इज अ स्पेशल पर्पज एजेंसी, ठीक है. पोल्यूशन है, जो आपके राज्यों के पोल्यूशन बोर्ड होते हैं. ऑलराइट, सो दीज ऑल कम अंडर दी heading of special purpose agency. These are established by an act of state legislature and they act independently and hence are not the subordinate bodies of municipalities. ये याद रखना, these do not come under the office of municipalities, these are independent bodies, ठीक है जी. So guys, that's it for the session. I hope the municipalities is clear and I hope अगर कोई डाउट अगर है भी आपको तो प्लीज यू कैन आस्क देम इन दी कमेंट सेक्शन. एंड नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, पढ़ते रहो. एंड दीज सेशन गाइज आर अप टू द लेवल ऑफ CSE. सो आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सो दीज सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर हिम और हर ऑल्सो, ठीक है जी. तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ APFC वालों को ही फायदा मिलेगा, ये CSE के लेवल का है और CSE के लेवल का है, तो दैट मीन सारे लेवल्स का है, ठीक है जी. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंडियन पॉलिटी आता है, सो दीज सेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू. UPSC है, स्टेट PSC है, या कोई भी एग्जाम है जहां पे इंडियन पॉलिटी आता है, सो these sessions are helpful for you. All right, so in the next session guys we'll be starting the center state relationship, very important topic that is. So I'll see you in the next session. Bye bye, take care and God bless.